विनिमय दर के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मुद्रा का अवमूल्यन और अधिमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश की मुद्रा जो है अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष अगर क्या है उस मुद्रा का वैल्यू अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। और अधिमूल्यन मतलब जो है अगर किसी देश की मुद्रा जो है अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष उसका वैल्यू अगर या फिर मूल्य जो है मुद्रा का अगर बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है, वो अधिमूल्यन कहलाता है। तो अगर जो है किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, मूल्य मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए $1 इज इक्वल टू मान लीजिए कितना है, 70 भारतीय रुपये है। अगर ये $1 कितना हो जाए, 90 रुपये हो जाए, मतलब कि भारतीय रुपये और क्या हो गया, नीचे गिर गया। क्योंकि पहले जो है आपको $1 के लिए 70 रुपये करना पड़ रहा था, अब जो $1 के लिए कितना रुपये करना पड़ रहा है, 90 रुपये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है मुद्रा का मूल्य और क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मुद्रा का अवमूल्यन कहलाएगा, ये मुद्रा का अवमूल्यन कहलाएगा। मान लीजिए कभी क्या हो जाए, ये 70 से क्या हो जाए, 50 हो जाए, या फिर बढ़ते बढ़ते जो है $1 को क्रॉस कर जाए। और जब एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जहाँ पर जो है $1 की वैल्यू क्या हो जाए, $10 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ये मुद्रा का अधिमूल्यन कहलाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आसान शब्दों में अगर हम समझें तो अवमूल्यन मतलब क्या है, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाना, कम हो जाना किसी देश की मुद्रा के सापेक्ष, तो वो क्या कहलाएगा, अवमूल्यन। और अगर मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष अगर बढ़ जाता है तो क्या कहलाएगा, वो अधिमूल्यन कहलाता है। तो अवमूल्यन पर चर्चा करते हैं। अगर अवमूल्यन होता है, अगर मुद्रा का हम अवमूल्यन करते हैं, अब क्यों करते हैं ये भी समझते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन, तो मुद्रा का अवमूल्यन बेसिकली जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की अगर समस्या किसी भी देश में आती है तो उस समस्या के निवारण के लिए जो है ज़्यादातर अवमूल्यन किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। अगर किसी भी देश में फॉरेन करेंसी रिजर्वायर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। फॉरेन करेंसी रिजर्वायर कहने का मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा का भंडार अगर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो देश क्या करेगा, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना करना पड़ेगा, इस संकट का सामना करना पड़ेगा। तो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब भी आप क्या करते हैं, किसी अन्य देश के साथ व्यापार करते हैं, वहाँ से कुछ सामान अगर आप मंगवाते हैं तो बदले में क्या करना पड़ता है, आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो वो पेमेंट जो है वो भारतीय रुपये में पेमेंट नहीं होता है अन्य देशों को, उनको उनके देश की मुद्रा में क्या करना पड़ता है, पेमेंट भुगतान करना पड़ता है। तो किसी भी देश के पास अगर वो मान लीजिए कोई सामान मंगवाता है, उनसे व्यापार करता है, तो उसके पास जो है फॉरेन करेंसी या फिर क्या विदेशी मुद्रा का भंडार भी होना क्या है, आवश्यक है। और अगर किसी देश के पास यही विदेशी मुद्रा का भंडार अगर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वही देश क्या करने लगता है, उसे भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस भुगतान संतुलन के संकट से हम उबर सकते हैं कब, अगर वो देश क्या कर दे, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे। तो बेसिकली जो है मुद्रा के अवमूल्यन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कोई भी देश में अगर क्या हो जाए, भुगतान संतुलन की समस्या से अगर वो जूझ रहा है तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करता है, वो जो है मुद्रा का अवमूल्यन करता है। देखिए मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वहाँ इसको भी समझते हैं हम लोग, तब इसके दुष्प्रभाव भी देखेंगे। देखिए अगर मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो मुद्रा का अवमूल्यन करने से सबसे पहले क्या होता है, निर्यात बढ़ता है। सबसे पहले क्या बढ़ता है, निर्यात क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब आपके देश में जो भी सामान बना है वो सामान जो है आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली जो है बेच सकते हैं अन्य देशों में, और लोग उसे खरीदेंगे क्योंकि आपका मुद्रा का मूल्य क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मुद्रा का मूल्य कम हो गया मतलब आपका सामान क्या होगा, सस्ते में मिलेगा, और आपका सामान अगर सस्ते में मिलेगा तो अन्य देश क्या होंगे, आपसे सामान खरीदेंगे, और आपसे अगर सामान खरीदेंगे तो बदले में क्या देंगे, वो आपको विदेशी मुद्रा देंगे। और इससे क्या होगा, आपका जो विदेशी मुद्रा का भंडार समाप्त हो चुका था वो फिर से दोबारा क्या होगा, आपके कोष में आ जाएगा वो। तो अवमूल्यन करने से सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि निर्यात क्या होता है, इससे बढ़ता है। निर्यात बढ़ेगा तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा क्या होती है, बढ़ती है। फॉरेन करेंसी क्या होता है, बढ़ता है, विदेशी मुद्रा बढ़ती है। और अगर विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ठीक, भुगतान संतुलन के संकट से क्या हो सकता है, उबर सकता है, बाहर आ सकता है। भुगतान संतुलन के संकट से क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। भारत में भी क्या हुआ है, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। तो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार किया गया है, तो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो है 3 बार किया गया है।
भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार किया गया है? 3 बार किया गया है। कब कब किया गया है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 1948 में किया गया था, सबसे पहले 1948 में, फिर 1966 में किया गया और उसके बाद 1991 में किया गया था। तो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया। कब कब किया गया? 1948 में किया गया, फिर 1966 में किया गया, फिर 1991 में किया गया। 1991 में जो था ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा बीओपी संकट का सामना कर रहा था भारत, और इसके लिए क्या करना पड़ा? उसे मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार किया गया है, तो कितने बार किया गया है? 3 बार किया गया है, 1948 में, 1966 में और 1991 में। 1991 में जो है बीओपी संकट का सामना कर रहा था कौन? भारत, और इससे उभरने के लिए इसने क्या किया? मुद्रा का अवमूल्यन किया था। अब देखिए मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है? निर्यात तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है? आयात जो होता है, आयात क्या हो जाता है? ये महंगा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है? महंगा। निर्यात तो बढ़ता है लेकिन क्या होता है? आयात महंगा हो जाता है। क्यों होता है उसको तो समझिए आप। क्योंकि आपकी मुद्रा का वैल्यू क्या हो चुका है? मूल्य क्या हो चुका है? कम हो चुका है। मुद्रा का मूल्य कम हो गया है, मतलब अगर आप अन्य देशों से क्या करते हैं, कोई सामान अगर आप अपने देश में मंगवाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक पैसे का क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कि जो सामान जो है आपको पहले कितने में मिलता था, मान लीजिए 10 रुपये में मिल रहा था, चूँकि आपने क्या कर दिया, ये 10 रुपये का वैल्यू ही क्या हो चुका है? गिर चुका है। तो अब क्या करना पड़ेगा? यही सामान आपको कम से कम कितने रुपये में? 50 रुपये में खरीदना पड़ेगा। तो वो सामान क्या होते हैं? महंगे हो जाते हैं जब आप अन्य देशों से क्या करेंगे, सामान अगर आप मंगवाते हैं तो मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है? निर्यात तो बढ़ता है लेकिन आयात क्या हो जाता है? वहीं पर महंगा हो जाता है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हम कि मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा आपने देख लिया कि बीओपी संकट से क्या हो सकता है? कोई भी देश निकल सकता है। चलिए इसके आगे के फ़ायदे भी देखते हैं यहाँ पर हम। अगर आप मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो इससे क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन करने से निवेश क्या होता है? बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि आपके देश की मुद्रा की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो यहाँ पर जो अगर कोई पैसा लगाएगा तो क्या होगा? अन्य देश की मुद्रा जो है कैसी है? आपकी मुद्रा से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वहाँ पर कम पैसे लेकर आएगा तो भी क्या हो सकता है? यहाँ पर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसे में जो निवेशक होते हैं वो क्या करने लगते हैं? वहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो यहाँ पर निवेश बढ़ता है। अगर जो निवेश बढ़ेगा तो निवेश बढ़ने से ऑब्वियस सी बात है उत्पादन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। निवेश बढ़ने से क्या बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्रोथ रेट बढ़ेगी उस देश की, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, वृद्धि दर क्या होगा? बढ़ेगा। तो अवमूल्यन करने से क्या होगा? निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से क्या बढ़ता है? आपका ग्रोथ रेट बढ़ता है। अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? इससे जो है साख सृजन बढ़ेगा उस देश का, क्रेडिट साख सृजन, उस देश का साख क्या होगा? बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगा। अगर क्रेडिट बढ़ेगा तो इससे बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या विदेशी उधारियाँ क्या होंगी? मिलने लगेंगी। विदेशी उधारियाँ क्या होंगी? मिलने लगेंगी, लोन मिलने लगेगा। अगर साख अच्छा है किसी देश का तो उसको लोन देने में कोई दिक्कत होगा नहीं किसी अन्य देश को या फिर किसी भी संस्था को। तो इससे क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है? बढ़ती है। कहने का मतलब क्या होगा कि इससे जो है विदेशी लोन मिलना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, क्योंकि इससे साख क्या होता है? बढ़ता है। और इससे क्या होती है आगे चलकर? जो हमारी जमाएँ हैं वो भी क्या होने लगती हैं? बढ़ने लगती हैं। जमाएँ क्या होने लगती हैं? वो बढ़ने लगती हैं। जो हम जमा करके रख रहे हैं पैसे वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अवमूल्यन करते हैं तो इससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ता है। उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब उत्पादन पे पैसा लगाएंगे वो, तो उत्पादन भी बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? ग्रोथ रेट बढ़ता है। ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो क्या होता है? साख का है किसी भी देश का जो क्रेडिट होता है तो उस देश को अच्छा माना जाता है, तो उस देश को अच्छा मानते हैं क्योंकि उसमें पैसे रहते हैं। तो साख बढ़ता है, साख बढ़ता है तो मान लीजिए कभी कोई उधारी आपको फिर किसी अन्य देश को लोन चाहिए या किसी संस्था था को लोन चाहिए तो वो लोन भी बहुत जल्दी मिलता है। उसको बोलते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और जमाएँ भी क्या होती हैं? बढ़ती हैं। तो ये क्या होता है? ये फ़ायदे हैं किसके? अवमूल्यन के। देखिए जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2 संस्थाएँ होती हैं, एक होता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और एक होता है IMF,
विश्व बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक जो होता है किसी भी देश को पैसे क्यों देता है? विकास के लिए देता है। ये पैसे किसके लिए देता है? डेवलपमेंट के लिए देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए देता है, पर्यावरण को क्या करने के लिए, सुधारने के लिए देता है। तो ये कुल मिला के किसके लिए देता है? ये डेवलपमेंट के लिए देता है। लेकिन जो IMF होता है ये किसके लिए देता है? ये BOP संकट का सामना कर रहे देशों को देता है। तो अगर कोई देश BOP संकट का सामना कर रहा है तो वो किससे ले सकता है पैसा? वो IMF से ले सकता है। लेकिन ये बाद में पैसा क्या करना पड़ता है? IMF को पैसा वापस भी करना पड़ता है। और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या करना पड़ता है? अगर वो पैसे लेता है तो उसको विकास क्या करना पड़ेगा? अपने देश में दिखाना होगा। जिस चीज़ के लिए उसने पैसे लिए हैं उस चीज़ को क्या करके अपने देश में एग्जीक्यूट करके दिखाना होगा, मतलब डेवलपमेंट दिखना चाहिए। तो IMF क्या करता है? BOP संकट के लिए क्या करता है? पैसे देता है। जैसे भारत में भी क्या हुआ था कि 1991 में 1990 के दशक में क्या हुआ था, 90 में क्या हुआ था, भारत में भी BOP संकट का सामना करना पड़ा। तो भारत ने भी क्या किया था? भारत ने भी यहाँ पर जो है IMF से क्या किया था? लोन लिया था। भारत ने भी क्या किया था? IMF से पैसे लिए थे। तो जब भारत को BOP संकट का सामना करना पड़ा तो उस दौरान जो है भारत ने कौन कौन से कदम उठाए ये भी पूछ सकता है। तो उस समय भारत ने जो 3 कदम उठाए, पहला तो भारत ने क्या किया? अपनी मुद्रा क्या कर दिया? अवमूल्यन। भारत ने अपनी मुद्रा क्या कर दिया? अवमूल्यन कर दिया। भारत अगर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देगा तो ऐसी स्थिति में क्या है, क्योंकि उसके पास क्या है, विदेशी मुद्रा का भंडार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? भारत का सामान अगर बिकने लगेगा अन्य देशों में तो वहाँ से क्या होगा? बहुत जल्दी विदेशी मुद्रा आएगी। और क्यों बिकेगा? क्योंकि सामान क्या होगा? अब सस्ता मिलेगा, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई है? कम कर दी गई है। दूसरा क्या किया गया? हॉलैंड में सोना क्या रखा गया? गिरवी रखा गया। हॉलैंड में सोना क्या रखा गया? गिरवी रखा गया। और उसके बदले जो है विदेशी मुद्रा वहाँ से क्या किया गया? लाया गया। दूसरा कदम क्या उठाया गया भारत द्वारा कि हॉलैंड में क्या रखा गया? सोना गिरवी रखा गया और वहाँ से क्या लाया गया? विदेशी मुद्रा लाया गया। और तीसरा जो है IMF से क्या मांगा गया? मदद मांगा गया। थर्ड क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हेल्प मांगा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जब हेल्प मांगा गया तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या रखा? कुछ शर्तें रखी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या रखी? कुछ शर्तें रखी भारत के सामने। पहला शर्त क्या था? उन्होंने बोला कि हम पैसे तभी देंगे जब आप क्या करेंगे? पहला तो अपने देश में LPG रिफॉर्म लाएंगे, LPG सुधार। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब क्या? जो कानून बने हुए हैं व्यापार के लिए वो कानून क्या किए जाएं? थोड़े उदार बनाए जाएं। लाइसेंसिंग जो एक्ट वगैरह पारित हुए थे उस समय तो बहुत जगह में क्या था? लाइसेंस लगता था व्यापार में, तो बहुत से व्यापार में लाइसेंस क्या किया गया? हटाया गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? निजीकरण को आप क्या करें? बढ़ावा दें। तो जो काम सरकार कर सकती है या फिर जो काम सरकार के लिए कैसा है, जो काम सरकार और दोनों क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या करे? जो अति महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या करे? वो सरकार अपने पास रखे और अपना कार्य करे वहाँ पर। लेकिन कुछ कार्यों क्या करने दे? वो प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करे? करने के लिए दे। तो वो क्या था? आपका निजीकरण था। वैसे ही क्या आपका ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। आप अपने बाजार क्या करें? खोलें। बाजार क्या करें? आप खोलें। और व्यापार के लिए क्या करें? आप अन्य देशों में भी जाएं और अन्य देशों को अपने जगह में, अपने देश में भी क्या करें? आमंत्रित करें। तो ये क्या था? आपका ग्लोबलाइजेशन था या फिर वैश्वीकरण था। तो ये जो पहला शर्त रखा किसने? IMF ने। वो क्या था कि भारत क्या करे? LPG रिफॉर्म को लाए, LPG क्या करे? सुधार को लाए। क्लियर है? चलिए दूसरा देखिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने? बोला कि ओपन मार्केट पॉलिसी लेकर आए। ओपन मार्केट पॉलिसी लेकर आए, खुले बाजार की नीति को लेकर आए। मतलब वही अपने मार्केट क्या करे? वो खोले। जो हमने वैश्वीकरण में बताया था वही यहाँ भी होगा कि बाजार क्या करे? वो खोले। क्लियर है? पहले जो है बंद बाजार था उसका, बहुत जगह क्या है, बहुत सारे कानून हुआ करते थे जिसके कारण जो है भारत के लोग अन्य देशों में व्यापार भी नहीं कर पा रहे थे और अन्य देश के लोग जो है भारत में व्यापार करने नहीं आ रहे थे। तो अब क्या करने कहा गया कि आप ओपन मार्केट पॉलिसी को लाएँ। तो ये क्या था यहाँ पर? जब IMF ने क्या किया? भारत की हेल्प की, तो उसने कुछ शर्तों के साथ हेल्प किया। और वो शर्तें क्या थीं कि भारत क्या लेकर आए? LPG सुधार को लेकर आए और अपने बाजार को क्या करे? खोले।
तो ये क्या था, मुद्रा का अवमूल्यन करने से होने वाले फ़ायदे थे। और जब भारत में बीओपी संकट आया तो उस समय भारत ने कौन कौन से कदम उठाए, तो उस समय भारत ने भी क्या किया था, मुद्रा का अवमूल्यन किया, हॉलैंड में सोना गिरवी रखा और बदले में क्या लाया, वहाँ से विदेशी मुद्रा लाई गई। और साथ ही जो है IMF से भी क्या मांगा गया, हेल्प मांगा गया। पर IMF ने क्या किया, कुछ शर्तों के साथ क्या किया, भारत का हेल्प किया। पहला तो LPG सुधार लेकर आने के लिए कहा, और दूसरा क्या कहा कि आप ओपन मार्केट पॉलिसी को लागू करें या फिर लाएं। तो ये क्या था, भारत द्वारा बीओपी संकट के दौरान उठाए गए प्रमुख कदम थे। चलिए अब देखते हैं अवमूल्यन के दुष्प्रभाव। तो अवमूल्यन के फायदे हमने देख लिए। सबसे बड़ा फायदा तो क्या है, बीओपी संकट से कोई देश क्या हो सकता है, उबर सकता है अगर उस देश में संकट है तो। अब देखते हैं इसके दुष्प्रभाव। अगर हम अवमूल्यन के दुष्प्रभाव की बात करें, दुष्प्रभाव में पहला क्या आता है, अवमूल्यन के दुष्प्रभाव। पहला होता है, अवमूल्यन करने से निर्यात तो बढ़ता है, लेकिन जो आयात होता है वो आयात क्या हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। आप जो है अन्य देश में सामान जब बेचेंगे तब तो सामान लोग खरीदेंगे, क्योंकि आपकी मुद्रा क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। तो आपके देश में बनने वाली चीज़ें क्या मिलेंगी, उनको सस्ते में मिलेंगी। तो यहाँ पर निर्यात तो बढ़ जाता है, लेकिन आयात मतलब जब आप किसी अन्य देश से कुछ सामान मंगवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं आयात महंगा मतलब कि अगर आप वो सामान, आधारभूत सामान अगर आप नहीं मंगवाते हैं तो वो कैसा है, वो जनता के जीवन स्तर से आप क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल कैसा है, गलत है। तो जनता के जीवन स्तर समझौता करना पड़ सकता है अगर आप अवमूल्यन करते हैं, क्योंकि इससे आयात बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरा होता है अवमूल्यन से जो आपके व्यापारिक साझेदार देश होते हैं, जो आपके व्यापारिक पार्टनर देश होते हैं, उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए अवमूल्यन को क्या कहते हैं, बैगर द नेबर पॉलिसी भी कहा जाता है। बैगर मतलब होता है भिखारी, और नेबर मतलब होता है क्या, आपका पड़ोसी। तो अपने पड़ोसी देशों को क्या कर देना, भिखारी बना देना। तो ये बैगर द नेबर पॉलिसी भी कहते हैं किसको, अवमूल्यन को। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे आप समझ सकते हैं इसके लिए क्या हो रहा है, आपने पढ़ा होगा US चाइना करेंसी वॉर, US चाइना करेंसी वॉर, US चाइना करेंसी वॉर। तो देखिए US और चाइना, अमेरिका और चाइना के बीच जो है करेंसी वॉर चल रहा है। करेंसी वॉर चल रहा है कहने का मतलब क्या होता है कि अमेरिका बार बार चाइना पर आरोप लगाता है कि वो जानबूझकर अपनी मुद्रा क्या कर रहा है, अवमूल्यन कर रहा है। वो बार बार क्या कर रहा है, जानबूझकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है, कौन, चाइना। और इससे दिक्कत क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे सामान होते हैं पूरे वैश्विक बाज़ार में, जहाँ पर चाइना भी उस सामान को प्रोड्यूस करता है और कौन, अमेरिका प्रोड्यूस करता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, क्योंकि चाइना की मुद्रा कैसी है, डॉलर के मुकाबले थोड़ी गिरी हुई है, इसलिए चाइना का सामान क्या होता है, बहुत सस्ते में मिलता है, और अमेरिका का सामान क्या होता है, वही सामान महंगे में मिलता है। तो चूँकि यहाँ पर कैसा है, हमने इसके पहले ही पढ़ा था कि हॉट करेंसी और कोल्ड करेंसी, इसका निर्धारण कौन करता है कि वैश्विक बाज़ार में आपकी हिस्सेदारी कितनी है। तो चाइना की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है वैश्विक बाज़ार में, जितनी हिस्सेदारी किसकी, अमेरिका की, उतनी चाइना की भी है। लेकिन फिर भी क्या है, अमेरिका का जो मुद्रा का मूल्य है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है, और उसके मुकाबले चाइना की जो करेंसी है उसका मूल्य कैसा है, बहुत कम है। तो इसलिए बार बार क्या करता है कि जो अमेरिका है वो चाइना पर आरोप लगाता है कि वो क्या कर रहा है, जबकि उसके पास बाज़ार कैसा है, इतना बड़ा है, वैश्विक बाज़ार उसका बहुत बड़ा है, हिस्सेदारी वैश्विक बाज़ार में बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद क्या नहीं करता, वो अपनी मुद्रा को बढ़ाता नहीं है, मुद्रा के मूल्य को बढ़ाता नहीं है। तो ये कहलाता है कि US चाइना करेंसी वॉर। तो यहाँ पर चाइना बार बार क्या कर रहा है, मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस सामान का मूल्य कैसा है, चाइना में सस्ते में मिल रहा है चाइनीज़ सामान, तो वहीं पर जो अमेरिकी सामान क्या हो रहा है, महंगे में मिल रहा है। तो अमेरिका को इससे क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका की मुद्रा का मूल्य क्या है, ज़्यादा है। तो मुद्रा का मूल्य ज़्यादा है कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उसके सामान का मूल्य भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कहलाता है क्या, US चाइना करेंसी वॉर। और यही क्या है, अवमूल्यन का दुष्प्रभाव है, बैगर द नेबर पॉलिसी है। तो चाइना भी क्या कर रहा है, अपने व्यापारिक साझेदार देश को क्या कर रहा है, वो भिखारी बना रहा है, अपनी मुद्रा को बार बार नीचे गिराकर। तो ये कैसा है, ये US चाइना करेंसी वॉर था। थर्ड देखते हैं, इसमें थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है। तीसरी प्रॉब्लम देखिए, तीसरा होता है कि यहाँ पर महंगाई आ सकती है।
महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आयात अगर महंगा हो जाएगा तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। आयात अगर महंगा हो जाएगा तो क्या हो पाएगा, पूर्ति नहीं हो पाएगी। इससे जो है क्या हो सकता है, सप्लाई पुल इन्फ्लेशन आ सकता है। इससे क्या आ सकता है, सप्लाई पुल इन्फ्लेशन आ सकता है कि लोग क्या है, सामान खरीदना चाहते हैं लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हैं, वो सामान आप ला ही नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर महंगाई आ सकती है और इससे क्या है, सप्लाई पुल इन्फ्लेशन आ सकता है, पूर्ति की कमी यहाँ पर हो सकती है। फोर्थ क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो है अगर आप बहुत ज़्यादा अपने मुद्रा की वैल्यू को गिरा देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख भी क्या हो सकती है, आपके देश की कम हो सकती है। साख क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके देश की साख या फिर क्या जो क्रेडिट है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। आपको जो है गरीब देश समझा जाएगा और बहुत सारे देश या फिर क्या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मिलना क्या हो जाएगा, आपको बंद हो जाएगा। बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई भी जो संस्था या फिर देश जो है आपको पैसे देने पर क्या नहीं करेंगे, ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लौटाने की क्षमता क्या है आपके अंदर दिख नहीं रही है, क्योंकि आपकी मुद्रा का मूल्य कैसा है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो ये कैसे है, अवमूल्यन से होने वाले क्या हैं, दुष्प्रभाव हैं। तो पहला क्या था आपका, आयात इससे महंगा हो सकता है। दूसरा होता है बेगर द नेबर पॉलिसी, जहां हमने यूएस चाइना करेंसी वॉर के माध्यम से समझा इसको। और तीसरा होता है कि आपका महंगाई बढ़ सकती है, इससे जो है सप्लाई पुल इन्फ्लेशन आ सकता है। और साख भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की साख भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये थे क्या आपके अवमूल्यन के दुष्प्रभाव। चलिए अब यहीं पर एक टॉपिक और समझ लेते हैं कि अवमूल्यन और निर्यात के बीच में संबंध कैसा होता है। अवमूल्यन और निर्यात के बीच जो है संबंध कैसा होता है। इसके लिए वक्र बनता है अवमूल्यन और निर्यात के बीच संबंध, उसको हम कहते हैं क्या, जे वक्र। जे वक्र। तो अगर आप जब भी क्या करते हैं, अवमूल्यन करता है कोई भी देश, तो अवमूल्यन करता है तो पहले तो क्या होता है, निर्यात उसका घटता है। पहले क्या होता है, जो निर्यात होता है वो क्या होता है, घटता है। आप देख रहे हैं ये नीचे जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है निर्यात क्या होने लगता है, ये बढ़ने लगता है। निर्यात क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसको आप और इजी भाषा में, आसान भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसा समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कहीं पर क्या है, सेल लगता है, सेल। तो अगर सेल लगता है कहीं पर तो आप तुरंत क्या है वहाँ पर नहीं जाते हैं, आप पहले तुरंत वहाँ नहीं जाते, मतलब सामान वहाँ बहुत सस्ते में मिल रहा है। जो सामान कितने में मिलना चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सामान 500 में मिलना चाहिए वो सामान कितने में मिल रहा है, मान लीजिए 100 रुपये में मिल रहा है, तो आप क्या है उस सामान पर यकीन नहीं करते कि इतना सस्ता सामान कैसे दे देगा कोई। तो जब पहले सेल लगता है कहीं पर तो लोग पहले क्या है वहाँ पर जाते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब कुछ लोग खरीदना शुरू करते हैं, आपके पड़ोसी अगर मान लीजिए कुछ सामान लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि नहीं सामान कैसा है, भले सस्ते में मिल रहा है लेकिन कैसा है, क्वालिटी उसका अच्छा है, तब धीरे धीरे क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचने लगती है कि सामान भले वहाँ सस्ते में मिल रहा है लेकिन सामान की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, तो पहले क्या है निर्यात घटता है। कहने का मतलब क्या कि जब आप मुद्रा का अवमूल्यन कर रहे हैं तो पहले क्या है, लोग भरोसा नहीं करते कि सामान सस्ते में क्यों बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, जैसे यहाँ पर सेल में हो रहा है, पहले सामान सस्ते में बिक रहा है, मतलब लोग जो है क्वालिटी पे यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद जो है क्या होता है, जब अन्य देश जो है वहाँ से व्यापार करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे निर्यात जो है तेज़ी से बढ़ने लगता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है कि पहले सामान कोई खरीद नहीं रहा था, पर अब सामान धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लोग खरीदना प्रारंभ कर दिए। तो ये कहलाता है क्या, जे वक्र, जो संबंध बताता है किसके बीच में, निर्यात और किसके बीच में, अवमूल्यन के बीच में। निर्यात और अवमूल्यन, ये क्या आपका जे वक्र। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि जे वक्र का संबंध किससे है, तो जे वक्र का संबंध जो है किससे है, निर्यात और अवमूल्यन से है। निर्यात पहले क्या होता है, प्रारंभ में घटता है अवमूल्यन करने से, लेकिन बाद में क्या होता है, वो निर्यात बढ़ने लगता है। आप इस वक्र में देख सकते हैं। बन जाएगा इतना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रुपए की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, रुपए की परिवर्तनीयता। रुपए की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी।
अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, रुपए की परिवर्तनीयता कहने का मतलब ये है कि किसी देश की समस्त लेन देन में अगर क्या हो जाए, प्रवाही विनिमय दर क्या हो जाए, प्रभावी हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। किसी भी देश की समस्त लेन देन में क्या हो जाए, अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज से हमने जो है विनिमय दर पढ़ा था, तो दो प्रकार के होते हैं विनिमय दर। एक होता है प्रवाही विनिमय दर, जहाँ पर विनिमय दर कौन डिसाइड करता है, बाजार करता है, और एक होता है क्या आपका नियंत्रित विनिमय दर, जहाँ पर जो है दर कौन डिसाइड कर रहा है, सरकार करती है। तो किसी देश की मुद्रा जो है अन्य देश के सापेक्ष जो है जिस दर पर बदली जाती है वो कहलाता है विनिमय दर। तो अगर मान लीजिए किसी देश में क्या हो जाए, प्रवाही विनिमय दर पर क्या हो जाए, प्रभावी हो जाए, किसी भी देश में अगर क्या हो जाए, प्रवाही विनिमय दर क्या हो जाए, प्रभावी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस देश में जो है रुपए की क्या है, पूर्ण परिवर्तनीयता है। मतलब उस देश में समस्त लेन देन पर जो है सरकारी हस्तक्षेप ना हो तो वो क्या कहलाएगा, मतलब नगण्य हो, मतलब ना के बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वहाँ रुपए की क्या है, पूर्ण परिवर्तनीयता है। ये हम कह सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर लेन देन अगर आप करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे बाज़ार से क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आरबीआई से पहले क्या करना पड़ता है, आपको पैसे क्या है एक्सचेंज कराने पड़ते हैं। तो वहाँ पर क्या है, आपको किसी भी नियामक बैंक या फिर सरकार से जो है पैसे एक्सचेंज न कराने पड़े, आप सीधे व्यापार करने लगे अपने देश की मुद्रा को ले जाकर, तो वो क्या कहलाएगा, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। देखिए दो शब्दावलियाँ होती हैं, एक होता है तरलता या फिर क्या लिक्विडिटी, और एक होता है क्या, कन्वर्टिबिलिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तरलता कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, सोना है और 10 रुपये का नोट है, तो अगर 10 रुपये का नोट रखा हूँ और सोना भी रखा हूँ, तो अगर मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदने जाना है, मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई बिस्किट खरीदने जाना है, तो अगर आप बिस्किट खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आप उसको क्या देंगे, पैसे देंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं, तो पैसे देंगे तो पैसे वो क्या है, तुरंत ले लेगा और बदले में सामान आपको दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर सोना को लेकर जाएंगे तो सोना कैसा है, वो उतनी जल्दी से लोग ग्रहण नहीं करेंगे उसे, क्योंकि सोना क्या है, रुपए के मुकाबले तरल नहीं है। तरल मतलब जो जल्दी से आपके हाथ से निकल जाए, वो क्या है, तरलता। तो रुपए आपके हाथ से बहुत जल्दी से निकल सकता है, रुपए में आप लेन देन अगर करते हैं तो बहुत जल्दी लेन देन हो सकता है। वहीं उसके मुकाबले अगर सोने में लेन देन करेंगे, गोल्ड में, तो वो लेन देन क्या होगा, वो उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके हाथ से जल्दी से निकल जाए, जहाँ लेन देन करने में क्या आसानी हो, वो क्या है, तरलता है। तो रुपये ज़्यादा तरल है किसके मुकाबले, सोना के मुकाबले, ये तरलता होता है, लिक्विडिटी। लेकिन परिवर्तनीयता मतलब क्या हो रहा है आपका, परिवर्तनीयता मतलब होता है कि जहाँ पर जो है रुपए को या फिर किसी भी देश की मुद्रा को एक्सचेंज कराने के लिए अगर सरकार से पूछना ना पड़े, जहाँ पर पूर्ण रूप से आप क्या करें, अपने देश का पैसा लेकर जाएं और वहाँ पर क्या करें, व्यापार करें। अब मान लीजिए कभी व्यापार नहीं करना है तो अपने देश का पैसा वापस फिर लेकर आ जाएं। इस बीच में जो है प्रोसेस जो होगा आपका, उस प्रोसेस के बीच में कहीं पर भी सरकार आपको नहीं रोकेगी, नहीं पूछेगी, वो क्या कहलाता है, परिवर्तनीयता। तो जहाँ पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता होगी, जहाँ पर मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता होगी, वहाँ पर क्या होगा, प्रवाही विनिमय दर क्या होगा, प्रभावी होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहाँ पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता होगी वहाँ पर प्रवाही विनिमय दर क्या होगा, प्रभावी होगा। मतलब बाजार सीधे क्या करेगा, विनिमय दर डिसाइड करेगा। ये होता है क्या, रुपए की परिवर्तनीयता। अब देखिए ये रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता होने पर क्या है, नुकसान भी होता है। अब नुकसान कैसे होता है, देखिए कि 70 के दशक में, 1970 के आसपास जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थे, सिंगापुर वगैरह जो थे आपके, मलेशिया वगैरह, तो इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने क्या किया, अपने देश में रुपए की, वहाँ की मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया, टोटल कन्वर्टिबिलिटी लागू किया वहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रवाही विनिमय दर क्या हुआ, प्रभावी हो गया वहाँ पर। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ इनको बहुत फ़ायदा हुआ उस समय जब इन्होंने रुपए की, जब यहाँ पर इन्होंने पूर्ण परिवर्तनीयता को लेकर आया उन देशों ने, तो उनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। वहाँ पर क्या होने लगा, तेज़ी से निवेश हुआ, और निवेश होता है तो क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ता है तो क्या होगा आपका, साथ ही निर्यात भी बढ़ता है। तो एक समय के बाद इन देशों को क्या कहा गया, एशियन टाइगर कहा गया। क्या कहा गया इनको, एशियन टाइगर। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को क्या कहा जाने लगा, एशियन टाइगर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देशों के लोग क्या करने लगे, व्यापार के लिए आने लगे। इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हुआ। उस देश का ग्रोथ रेट भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा, क्योंकि वहाँ पर क्या था, रुपये के लेन देन करने में क्या था, आसानी था लोगों को, क्योंकि वहाँ पर क्या था, पूर्ण परिवर्तनीयता थी।
प्रवाही विनिमय दर क्या था, प्रभावी था, इसलिए लोग जो है अन्य देशों की जो कंपनियां थी वो क्या करने लगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लगी। लेकिन 90 के दशक के आते आते जब क्या हुआ, चाइना और भारत ने भी क्या कर दिया, अपने बाज़ार क्या कर दिए, खोल दिए। तो यहाँ पर जब बाज़ार खोला गया तो देखा गया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बड़े बाज़ार कहाँ पर हैं, चाइना और इंडिया में हैं। तो जितने भी लोगों ने कहाँ पर इस साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो जितने भी लोगों ने क्या किया था, उत्पादन में पैसा लगाया था, वो सभी लोग क्या करने लगे, अपने अपने जो इन्वेस्टमेंट थे उसे निकाल कर उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने इंडिया और चाइना में, इंडिया और कहाँ पर, चाइना के बाज़ार में, इंडिया और चाइना के बाज़ार में। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो थे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनता है। तो अगर यहाँ पर टोटल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस देश में अन्य देश की मुद्रा को लेकर आना भी आसान है, क्योंकि यहाँ सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है, और उस देश से जो मुद्रा को लेकर जाना भी अन्य देश में क्या है, आसान है। तो इन देशों में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था वो तुरंत क्या कर लिया, उन्होंने अपने अपने पैसे क्या कर लिए, यहाँ से निकाल लिए और तुरंत कहाँ पर चले गए, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ पर, इंडिया और चाइना में कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसको हुआ, इन साउथ ईस्ट एशियन देशों को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि यहाँ पर चूँकि यहाँ पर रुपये की क्या थी, पूर्ण परिवर्तनता थी, जिसकी वजह से क्या है, सरकार जो है इनको पैसे ले जाने से रोक नहीं पाया। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ कि इन देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो इन्हें कहते हैं क्या, एशियन टाइगर क्राइसिस, एशियन टाइगर क्राइसिस। अगर मान लीजिए कभी ये पूछ लेता है कि एशियन टाइगर क्राइसिस से आप क्या समझते हैं, तो वो क्या था आपका, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें प्रारंभ में तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। लेकिन 90 के दशक में क्या हुआ, जब इंडिया और चाइना जैसे बड़े देशों ने क्या किया, अपने बड़े बाज़ार खोले, तो उन बाज़ारों में क्या किया, यहाँ के निवेशकों ने यहाँ से तुरंत पैसा निकाल कर कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, इंडिया और चाइना में इन्वेस्ट कर दिया। चूँकि यहाँ पर क्या है, रुपए को लेकर जाना भी क्या था, आसान था, जैसे लाना आसान था। तो उसी प्रकार यहाँ से पूरा पूरा क्या हो गया, कैपिटल फ्लाइट का सामना करना पड़ा। पूंजी यहाँ पर क्या हो गई, उनके देश की उड़ गई। तो पूंजी उड़ने की समस्या का सामना करना पड़ा जब आप क्या करते हैं, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करते हैं। तो ये तो था क्या आपका, रुपए की पूर्ण परिवर्तनता लागू करने के क्या है, नुकसान भी हैं, पर इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो है लेन देन करने में क्या होता है, आसानी होता है। आपको बार बार क्या है, रुपए फिर देश की मुद्रा को क्या नहीं करना पड़ता है, सरकार से पूछकर जो एक्सचेंज करना नहीं पड़ता है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हमने यहाँ पर हमने देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भारत में जो है रुपए की परिवर्तनता की क्या स्थिति है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत में जो है क्या स्थिति है, इसको समझने के लिए आपको पहले बीओपी अकाउंट समझने होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बीओपी अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्या आपका, चालू खाता, करेंट अकाउंट। चालू खाता के अंतर्गत दो आते हैं, एक होता है व्यापार खाता, व्यापार खाता, और दूसरा होता है क्या, सेवा खाता, ट्रेड अकाउंट एंड सर्विस अकाउंट। व्यापार खाता को हम कहते हैं क्या, दृश्य खाता, दृश्य मतलब जो दिख रहा है, दृश्य खाता, विजिबल अकाउंट। और सेवा खाता को हम कहते हैं इनविजिबल अकाउंट या अदृश्य खाता, अदृश्य खाता। क्योंकि जो सेवा होता है वो आपको दिखता नहीं है, जैसे आपका सर्विस सेक्टर्स में जो भी आपके आईटी कंपनीज हों, या फिर जो टीचिंग होगा आपका, होटल वगैरह होगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सब किस में आते हैं, सर्विस में आते हैं। तो वो कैसे हैं, वो दिखते नहीं है लेकिन होते हैं वो। तो वो कैसा है, वो उसको हम कहते हैं क्या, उसको अदृश्य खाता कहते हैं। अदृश्य खाता मतलब जो व्यापार आपका हो रहा है, सोने चांदी का व्यापार हो या फिर कोई भी जो दिखने वाले सामान का व्यापार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार खाता में रखते हैं। तो बीओपी अकाउंट में जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालू खाता। चालू खाता के दो प्रकार हैं, पहला है व्यापार खाता, दूसरा क्या है, सेवा खाता। देखिए बीओपी अकाउंट का पहला प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार होता है क्या आपका, वो होता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। और ये पूंजी खाता फिर से क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, पहला होता है गैर ऋण पूंजी खाता, या फिर फर्स्ट क्या होता है आपका, ऋण पूंजी खाता, ऋण पूंजी खाता।
और दूसरा होता है गैर ऋण पूंजी खाता। गैर ऋण पूंजी खाता, ऋण पूंजी खाता और गैर ऋण पूंजी खाता, ये दो प्रकार होते हैं किसके? पूंजी खाते के। तो ऋण पूंजी खाता कहने का मतलब क्या होता है? पूंजी खाता का मतलब होता है कि दो देशों के बीच जो सीधे व्यापार सीधे जो है पूंजी का आदान प्रदान होता है, सीधे कैपिटल का आदान प्रदान जो होता है उसको हम किस में रखते हैं? पूंजी खाते में रखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब क्या है कि दो देशों के बीच जो क्या हो रहा है, कैपिटल का जो आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको सीधे जो आदान प्रदान हो रहा है उसको हम कहाँ पर रखते हैं? हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। ये दो प्रकार की होती है, ऋण पूंजी खाता और गैर ऋण पूंजी खाता। तो ऋण पूंजी खाता या फिर क्या ऋण कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब क्या होगा? देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें आते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ। इसमें आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ। साथ ही क्या आता है? एनआरआई डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट। तो ऋण क्यों कह रहे हैं इसको हम? ऋण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अगर क्या होगा, आप अगर किसी अन्य देश से भी, अन्य संस्था से अगर आप क्या करते हैं, उधार लेते हैं, तो बाद में क्या करना पड़ेगा आपको? वो ऋण के रूप में आपने लिया था तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाद में वो पैसा लौटाना पड़ेगा आपको। तो ये क्या था? ऋण पूंजी खाता था। ऋण मतलब उधारी। और एनआरआई डिपॉजिट मतलब जो भारत के लोग जो भारत के बाहर रहते हैं, तो उन्होंने अगर भारत में क्या किया है? अपना डिपॉजिट किया है, जमा किया है, तो वो पैसे पर भी क्या करना है? वो भी क्या कहता है? ऋण के रूप में ही होगा भारत पर। ये कैसा है? ये उधार वाले जो खाते हैं ये कैसे हैं? ऋण पूंजी खाता कहलाता है। और दूसरा होता है गैर ऋण पूंजी खाता। देखिए गैर ऋण पूंजी खाता, इसमें देखिए क्या होता है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फिर एफडीआई मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की बात करते हैं भारत, तो भारत में जो है कोई अन्य देश की कंपनी सीधे जो है भारत में आकर क्या करे? किसी कंपनी पर पैसा लगा दे या अपना इन्वेस्टमेंट कर दे भारत में, तो वो क्या कहलाता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो जहाँ पर बिना किसी थर्ड पार्टी के सीधे क्या करे? यहाँ पर भारत में उत्पादन पर पैसा लगाए, भारत में सीधे क्या करे? वो उत्पादन पर क्या लगाए? पैसा लगाए, वो क्या कहलाता है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की मदद से भारत में क्या लगाए? वो कंपनी पैसा लगाए, तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से क्या करता है? अगर वो पैसा लगाता है तो वो कहलाता है क्या? आपका विदेशी संस्थागत निवेश। अगर डायरेक्ट उत्पादन पे पैसा लगाते हैं सीधे, तो क्या होगा आपका? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये किस में आते हैं? ये गैर ऋण पूंजी खाते में आते हैं। ये क्लियर है? चलिए, तो ये क्या था आपका? ये जो बीओपी अकाउंट था। अब इस बीओपी अकाउंट से आपको जो है रुपए की परिवर्तनीयता भारत में कैसी है ये समझने में क्या होगा? आपको आसानी होगा। अब देखिए 1973 में भारत में क्या लाया गया? फेरा कानून। भारत में लाया गया क्या? फेरा। फेरा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, तो 1973 में क्या कानून लाया गया? फेरा कानून लाया गया। और इसे जो है 1975 से लेकर के 1991 के बीच जो है से लागू किया गया। और ये बोला गया कि विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री कैसी है, आम लोगों के लिए क्या किया गया? इसको प्रतिबंधित किया गया। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो रहा है? ये बीओपी अकाउंट मैंने आपको समझाया, क्यों समझाया? ताकि मैं आपको क्या बता पाऊँ? रुपए की परिवर्तनीयता भारत में किस प्रकार है ये मैं बता पाऊँ। तो हमने देखा बीओपी अकाउंट, उसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि 1973 में एक कानून आया था भारत में, उसका नाम था क्या? फेरा कानून। इस कानून को जो है 1975 से लेकर के कब तक आपका 1975 से 1991 तक ये कानून लागू रहा। और इस कानून के तहत ये बोला गया कि विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री जो है कैसी है? पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित है। ये केवल और केवल कौन कर सकता है? ये आरबीआई के माध्यम से हो सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हो सकती है। तो मान लीजिए आप किसी अन्य देश की मुद्रा भारत में लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ जाकर आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसा नहीं करते थे
उन्हें क्या कहा गया? उन्हें हवाला कारोबारी कहा गया। उन्हें हवाला कारोबारी कहा गया। तो जो लोग जो है क्या करते थे, आरबीआई से एक्सचेंज कराए बिना विदेशी मुद्रा भारत में ले आते थे या फिर भारत की मुद्रा बाहर विदेशों में ले जाते थे, उन्हें क्या कहा गया? हवाला कारोबारी। क्लियर है? तो ये 1973 में कानून आया था, कौन सा? आपका फेरा कानून। ये चला है 1975 से लेकर के जो है 1991 तक चला। लेकिन जो है 1991 में क्या आया आपके पास जानते हैं आप लोग, ठीक है? 90 के दशक में बीओपी संकट आया और उसके बाद जो है भारत में जो है बाजार को खोल दिया गया। जब बाजार खोल दिया गया तो भारत में 1991 में क्या किया गया? खुले बाजार की नीति लाई गई। और खुले बाजार की नीति जब आई, चूँकि उस समय क्या था, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता भारत में नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि बार बार क्या है, आपको आरबीआई से पूछना पड़ रहा है, मतलब कि भारत में मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा भारत को? खुले बाजार की नीति लाने के बाद भी उसे बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए देखिए एक समिति बनी, उसका नाम था रंगराजन समिति। रंगराजन समिति। और रंगराजन समिति ने सुझाव दिया कि आप क्या करें, रुपए में आंशिक परिवर्तनीयता लेकर आएँ। रुपए में क्या लेकर आएँ? आंशिक परिवर्तनीयता। तो कहने का मतलब क्या था कि रुपए के चालू खाते को क्या बनाया जाए? परिवर्तनीय बनाया जाए। चालू खाते को क्या बनाया जाए? परिवर्तनीय। तो रंगराजन समिति के सुझाव पर चालू खाते को क्या बनाया गया? परिवर्तनीय बनाया गया। चालू खाते में भी पहले किसको बनाया गया? पहले व्यापार खाते को क्या बनाया गया? परिवर्तनीय बनाया गया। पहले जो है ट्रेड अकाउंट को क्या बनाया गया? परिवर्तनीय बनाया गया। और उसके बाद 1993-94 में 1993-94 में सेवा खाते को, सर्विस अकाउंट को भी क्या बना दिया गया? सेवा खाता को क्या बना दिया गया? परिवर्तनीय बनाया गया। तो इस प्रकार भारत में जो है कैसा है, रंगराजन समिति के सुझाव पर जो है चालू खाता भारत में क्या है? परिवर्तनीय है। चालू खाता भारत में कैसा है? वो कन्वर्टेबल है, परिवर्तनीय है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भारत में रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता है। भारत में रुपए की क्या है? आंशिक परिवर्तनीयता है, क्योंकि भारत में ये करेंट अकाउंट कैसा है? परिवर्तनीय है। लेकिन ये कैपिटल अकाउंट या फिर पूंजी खाता क्या है? भारत में परिवर्तनीय नहीं है। अब बात यह आता है कि चालू खाते को तो परिवर्तनीय बना दिया गया, लेकिन पूंजी खाते को क्यों कन्वर्टेबल या फिर क्या परिवर्तनीय नहीं बनाया गया? तो इसके पीछे रीज़न ये था कि भारत के जो वित्तीय संस्थान हैं वो इतने मजबूत या फिर इतने मैच्योर नहीं है, इसलिए यहाँ से कैपिटल फ्लाइट या फिर क्या पूंजी पलायन की समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? पूंजी खाते को परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। तो कैपिटल फ्लाइट एक बड़ी समस्या थी भारत में, क्योंकि यहाँ के जो बड़े वित्तीय संस्थान है वो कभी भी क्या हो सकते थे? वो गिर सकते थे, वो उतने परिपक्व या फिर उतने क्या है मैच्योर नहीं थे। तो इसलिए क्या किया गया? पूंजी खाते को भारत में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। तो भारत में कैसा है? चालू खाता क्या है? परिवर्तनीय है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भारत में रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता है। इसलिए मैंने आपको पहले बीओपी अकाउंट समझाया था, जिसमें चालू खाता और क्या होते हैं? पूंजी खाता। तो ये चालू खाता भारत में कैसा है? परिवर्तनीय, जिसमें व्यापार खाता और सेवा खाता आता है। ये दोनों क्या किया गया है? रंगराजन समिति के सुझाव पर क्या बनाया गया है? परिवर्तनीय बनाया गया है। अब देखिए, पूंजी खाते को परिवर्तनीय बनाने के लिए भी क्या है? बात चल रही है। इसके लिए एक कमेटी बनाया गया है। उस कमेटी का नाम है क्या? तारापुर समिति। उस समिति का नाम है क्या? तारापुर समिति। तारापुर समिति। तो तारापुर समिति ने भी क्या दिया? सुझाव दिया कि क्रमबद्ध तरीके से क्या किया जाए? पूंजी खाते को क्या बनाया जाए? परिवर्तनीय बनाया जाए। क्रमबद्ध तरीके से कहने का मतलब क्या था? देखिए यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये था कि एक एक करके क्या बनाया जाए? पूंजी खाते को कन्वर्टेबल बनाया जाए। तो इन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक ग्रोथ रेट क्या ना हो जाए? 7% तक ना हो जाए और अर्थव्यवस्था विकसित ना हो जाए। इन्होंने क्या कहा कि जब तक वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कितना? 7%। जब तक ग्रोथ रेट कितना ना हो जाए? 7% ना हो जाए, और जब तक अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो विकसित ना हो जाए, अर्थव्यवस्था क्या ना हो जाए? डेवलप्ड ना हो जाए,
तब तक क्या न किया जाए, पूंजी खाते को परिवर्तनीय न बनाया जाए। तो तारापोर समिति ने क्या सुझाव दिया कि क्रमबद्ध तरीके से जो है कैपिटल अकाउंट को या फिर किसको पूंजी खाते को भी क्या किया जाए, परिवर्तनीय बनाया जाए, लेकिन जब तक भारत की ग्रोथ रेट कितनी ना हो जाए, 7% ना हो जाए और अर्थव्यवस्था क्या ना हो जाए, विकसित ना हो जाए, तब तक क्या ना किया जाए, इसे जो है पूंजी खाते को परिवर्तनीय ना बनाया जाए। तो इस प्रकार भारत में कैसा है, रुपए की आंशिक परिवर्तनता है। और उसी प्रकार क्या किया गया, जैसे हमारे पास 1973 में क्या कानून लागू हुआ था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो वहीं पर इस फेरा को ख़त्म करके क्या लाया गया, फेमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, सन 2000 में क्लियर है। तो फेमा को ख़त्म करके क्या लाया गया, फेरा को लाया गया। ये फेरा थोड़ा क्या था, थोड़ा उदार कानून था। ये पहले बहुत कठिन कानून था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है केवल अर्थदंड का प्रावधान किया गया, अर्थदंड का प्रावधान। यहाँ पर जेल वगैरह नहीं होती थी यहाँ पर, लेकिन पहले क्या होता था कि जो हवाला कारोबारी थे या फिर जो विदेशी मुद्रा के विनिमय में जो भी क्या गड़बड़ी कर रहे थे उनको क्या सीधे जेल होता था। तो यहाँ पर कैसा है, ये कानून थोड़ा उदार बनाया गया और यहाँ पर ज़्यादातर क्या किया गया, अर्थदंड के प्रावधान रखे गए। तो फेरा समाप्त किया गया और क्या लाया गया, फेमा लाया गया। सन 2000 में फेमा क्या हुआ था, बना था और इस फेमा को क्या किया गया, लाया गया। फेरा को हटाकर क्या लाया गया, फेमा को लाया गया। तो इस पर देख सकते हैं आप, ये जो फेमा था क्या था, ये फेरा के मुकाबले ज़्यादा क्या था, पारदर्शी भी था, ज़्यादा क्या था, ट्रांसपेरेंट भी था। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो कानून भी पढ़े। 1973 में क्या आया था, फेरा आया था, और सन 2000 में क्या बना, ये फेमा भी बना था। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट और फेमा क्या था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस प्रकार ये पूरा क्या था आपका, रुपए की परिवर्तनीयता की हमने क्या की, यहाँ पर बात की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रुपए की परिवर्तनीयता कहने का मतलब क्या था कि भारत में रुपए की परिवर्तनीयता किस प्रकार है। अगर एग्जाम में कई बार पूछता है कि भारत में रुपए की परिवर्तनीयता की स्थिति क्या है, तो स्थिति क्या है, भारत में रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता है, या फिर भारत में रुपए की कैसा है, आंशिक रूप से कैसा है, परिवर्तनीय है। और इसको हम पार्शियल या फिर आंशिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, केवल चालू खाता कैसा है, परिवर्तनीय है। भारत में पूंजी खाता क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। तो ये क्या था, आपका टॉपिक था इकोनॉमिक्स से, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो इस पर हमने क्या किया, विस्तार पूर्वक क्या कर लिया है, चर्चा कर लिया है। चलिए आज के लिए इतना देखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।